ये क्वेश्चन जी आपका बजटिंग का A2 का बजटिंग का क्वेश्चन है हमारा, और ये आपके जो पास पेपर है उसमें आया हुआ अक्टूबर नवंबर 1733 में। अक्टूबर नवंबर 1733 का क्वेश्चन है, ये हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ल्यूक्स बिजनेस इज ड्यू टू स्टार्ट ऑन 1 अप्रैल 2018 सेलिंग ए सिंगल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सोल सप्लायर। निकाल लिया मैं आपने जी। अच्छा, ये क्वेश्चन बज़ाहिर देखने में ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, और अगर देखा जाए फैक्चुअल ग्राउंड्स पे तो भी मुश्किल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इसमें कुछ चीजें नहीं डाली गई हैं एक आधी, तो कुछ चीजें निकाली भी गई हैं। निकाली कैसे गई हैं? अगर हमारा बिजनेस नया स्टार्ट हो रहा होगा, कब से हसन? अप्रैल से, तो इसका मतलब है हमें अप्रैल से पीछे जाने की जरूरत, क्योंकि अप्रैल से पीछे बिजनेस था ही नहीं। मिसाल के तौर पे मार्च की सेल्स, वो कहता है ना मार्च की सेल्स कब मिल रही है? अप्रैल में आधी, आधी कब मिल रही है? मई में। मार्च की सेल्स तो अब होंगी ही नहीं। फरवरी की सेल्स आधी मिलेंगी मार्च में, आधी मिलेंगी अप्रैल में। अब तो फरवरी में सेल्स होंगी ही नहीं, क्योंकि फरवरी और मार्च में बिजनेस था ही नहीं। तो हमारे शुरू के जो कॉलम्स है वो खाली रहेंगे। बच्चों ने ये भी कहा इस पेपर के बाद, बच्चों ने ये भी कहा सवाल ही गलत था, क्योंकि सर उसमें शुरू में तो आ ही नहीं रहे थे। ओह माय गॉड, क्योंकि ए लेवल्स है तो कंफ्यूजन, अच्छा ऑन द स्पॉट कंफ्यूजन हो भी जाती है, क्योंकि पेपर का प्रेशर होता है यार। कहते ये क्या सवाल है, पहली लाइन पे गौर ही नहीं करते। वो तो करते हैं सवाल आगे शुरू करो बचनी फटाफट। वारंट जी सर शुरू वाले में कुछ आ नहीं रहा था सर, हमें पता ही नहीं चला, सवाल पता नहीं क्या दे दिया हमने। शुरू वालों में कहां से आएगा जब मार्च अप्रैल में सेल नहीं थी, तो फरवरी मार्च में सेल्स थी ही नहीं, तो कैसे आपको मिलेंगी जाके अप्रैल में? खैर, तो कहते हैं जी परचेज प्राइस इज 40 पर यूनिट एंड यू विल सेल ईच यूनिट एट ए मार्कअप ऑफ 40%। इस क्वेश्चन में उसने बताया जी 60%, तो आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है? 40, और आप एक चीज बेचती कितने की है? 60% प्रॉफिट बेचती है। 60% निकालें 40 कितना आता है जी? 24 प्लस 40, तो आप कितने का सेल कर रहे हैं एक यूनिट? 64 का। तो इसका मतलब क्या हुआ हसन? 64 जो है वो सेलिंग प्राइस है, और 40 जो है वो कॉस्ट प्राइस है। तो हम एक यूनिट कितने का बेचते हैं? 64 का एक यूनिट बेचते हैं, और बनाते कितने का है? खरीदते कितने का है? 40 का। आगे जी, he also wants to maintain inventory at a level sufficient to cover 50% of the next month sales। अगले महीने की सेल्स का 50% क्लोजिंग इन्वेंट्री है। अप्रैल में आ जाओ जरा। अप्रैल में हमने कितने यूनिट बेची है हसन? यूनिट कितने बेचे अप्रैल में? 5000। सामने नजर आ रहा है, सर्कल भी कर रहा हूं साथ साथ। 5000 बेचे हैं आपने। तो अप्रैल की क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी? मई की सेल्स का 50%। 8000 का 50% कितना बनेगा? 4000। तो 5000 प्लस 4000 और माइनस 2500 नहीं, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पिछले साल कोई क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं थी, बिजनेस नया शुरू हो रहा है यार। ये थोड़ा सा ये पॉइंट जो है वो इसको आप आसान भी समझ सकते हो, क्योंकि उससे क्वेश्चन की जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है या सॉल्यूशन इजी हो जाएगा ना, क्योंकि कम डिजिट्स कम फिगर्स, और आप इसको मुश्किल भी समझ सकते हो। आगे जी, budgeted unit sales for the first 4 months of trading are as follows: 5000, 8000, 4000, 3000. The following information is also available. Luke will introduce 150,000, 1,50,000 जो है वो कैपिटल है। जी 1,40,000 जो है वो उसने कैपिटल बिजनेस में क्या किया है? इंट्रोड्यूस करवाया। 1,50,000 कैपिटल ऑन द बिजनेस बैंक ऑन 1 अप्रैल। ऑन द सेम डे इक्विपमेंट कॉस्टिंग 48,000 विल बी परचेज्ड बाय चेक। हमने इक्विपमेंट में परचेज किया 48,000 का। तो 48,000 का बेसिकली कैश आउटफ्लो है, यानी कैश डिक्रीज हो रहा है, और 1,50,000 कैश इनफ्लो है, कैश इंक्रीज हो रहा है। एक बच्चे ने फिर सवाल कर दिया, सर पहले तो कैश एट द बिगिनिंग दिया होता था, अप्रैल के स्टार्ट का, जुलाई के स्टार्ट का, मार्च के स्टार्ट का, अब कैश एट द बिगिनिंग नहीं है, क्योंकि कैश एट द एंड पिछले महीने कोई नहीं है ना। हमारा तो बिजनेस नया शुरू हो रहा है भाई, वो बिजनेस में पैसा लगाएगा पहली दफा, कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। ही इज इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम। He is investing in the business for the first time, तो capital has been introduced। 1,50,000 की अमाउंट आपके पास आई। सर हमारा कैश एट स्टार्ट 150 - 48 होगा। नहीं 150 लग लिखेंगे, 48 तो नीचे माइनस करेंगे पेमेंट में। तो फिर नीचे हम कैश एट स्टार्ट में कुछ नहीं लिखेंगे, वो 1,50,000 आएगा ना कैश नीचे, उसमें कुछ नहीं आएगा। यस बिल्कुल नहीं आएगा। आगे जी, because cash at the start has to be cash at the end of the previous month, there is no cash at the end जी।
Equipment will be depreciated over a period of 60 months with no residual value. Equipment depreciate हो रहा है, equipment की वैल्यू कितनी है यार? 48,000. तो बताओ जरा हर महीने डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी? 48,000 डिवाइडेड बाय 60. एक मंथ की डेप्रिसिएशन आ जाएगी 800 आती है एक महीने की डेप्रिसिएशन. तो सर साल की नहीं निकालनी? तो यार हम जो बजट बनाते हैं ना वो मंथ वाइज बनाते हैं, इसलिए मैंने मंथ की निकाली जी. All purchases are expected to be paid 1 month after the purchases are made. हम जो चीजें खरीदते हैं वो कब पे करते हैं? अगले महीने पे करते हैं. All sales will be on credit. 20% of customers are expected to take a cash discount of 1.5% and pay in the month of sale. उसी महीने पे कर देते हैं. 30% of the customers are expected to pay 1 month after sale. The remaining customers are expected to pay 2 months after sale. Monthly operating expenses will be paid in the month they are incurred. They are expected to be 43,000 including depreciation. आपको depreciation में से माइनस करनी पड़ेगी क्योंकि depreciation नॉन कैश एक्सपेंस है, उससे आपका कैश कम नहीं होता. State 2 benefits of preparing a cash budget. We have discussed that already. Prepare the cash budget of each of the 3 months, April to May. और prepare a budget income statement भी आपने बनाना है. ठीक है जी, इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है और कैश बजट भी कहता है बना के दिखाएं. मैं आपको इसका कैश बजट हम बना के दिखाते हैं, बनाते हैं और इनकम स्टेटमेंट भी बनाते हैं. कैश बजट आपका आ जाएगा जी. कौन से महीने है जी? देख लें जरा. अप्रैल मई जून. ओके जी. अप्रैल मई का आपका बन जाएगा जून. इसका हम कॉलम वाइज बना लेते हैं. फॉर्मेट हमें एस्टेब्लिश्ड है उसको लिख लेते हैं ताकि हमें कोई इशू ना आए. सबसे पहले आपका आ जाता है रिसीट्स. और रिसीट्स में हम क्या लिखते हैं? जो पैसे हमें बेसिकली क्या हो रहे हैं? रिसीव हो रहे हैं. तो रिसीट में सबसे पहले आपके पास क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कैपिटल. पहले तो कैपिटल आ रहा है ना, और कैपिटल कब आ रहा है? अप्रैल में. कितने का आ रहा है बेटा? 1,50,000 का. 1,50,000 का कैपिटल आपने रिड्यूस करवाया है कब? अप्रैल के शुरू में. उसके बाद क्या हो रहा है जी? रिसीट्स में आपकी सेल्स आ रही है. सेल्स में एक तो आपका आएगा जी करंट मंथ, फिर आपका आएगा, इसमें 3 कॉलम आ रहे हैं ना, 1 मंथ आफ्टर सेल, और फिर आपका आ जाएगा जी 2 मंथ आफ्टर सेल. 1 मंथ आफ्टर सेल, 2 मंथ आफ्टर सेल और करंट मंथ भी आ रहे हैं. इसके अलावा मैं देखना चाहता हूं कि कोई रिसीट हमें क्वेश्चन में दी हुई है या नहीं दी हुई. तो मेरे ख्याल इसके अलावा क्वेश्चन में आपको रिसीट मौजूद नहीं है. रिसीट का मतलब है यानी पैसे हमें कोई मिल नहीं रहे, पे हम जरूर कर रहे हैं. देखते हैं जी. सबसे पहले कहते हैं जी कि 20% तो हमें मिल रहे हैं 1.5% डिस्काउंट के हिसाब से. तो देखिए उसी महीने तो अप्रैल की सेल्स का 20% कितना आ जाएगा? 5,000 का 20% 1,000. सेल्स अमाउंट पे नहीं होगी. ऑल सेल्स विल बी ऑन क्रेडिट. हाँ अमाउंट में निकालेंगे. यस, into 64 करेंगे. 5,000 मल्टीप्लाई बाय 64. बिल्कुल बिल्कुल. 320 लेकिन निकाल ले, मेरा ख्याल है पहले सेल सारी अमाउंट में निकाल ले, मुझे बता दें. अच्छा 9 सर 3,20,000 5,000 में 64 जी. ठीक है. सर 5,12,000 5,12,000 फिर है और 2,56,000. तो ये मैंने सेल्स जो है वो पहले से निकाल के लिखी ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में. मे की आ गई. अब 3,20,000 का 20% आप लेंगे और उसका 1.5% निकाल कर माइनस करेंगे. लेकिन याद रखिएगा वो 1.5% जो निकालेंगे वो आपको लिखना भी पड़ेगा साइड पे, क्योंकि आपको यूज करना है आगे. डिस्काउंट कितना आता है बताएं? 3,20,000 960 जी वो लिखिए मैंने. अब 3,20,000 का 20% डिस्काउंट रिसीव्ड होगा. क्या चीज? ये डिस्काउंट अलाउड है.
क्योंकि हम अलाउ कर रहे हैं, हमें नुकसान हो रहा है, हमें कम पैसे मिल रहे हैं। सर पहले हम सेल एट 20,000 का 20% वो आएगा 64,000, फिर उस पे लेंगे 1.5%, वो आएगा 960, 64,000 में से माइनस कर देंगे 960, तो क्या आता है वो लिखेंगे आप, तो उतने पैसे हमें करंट मंथ में रिसीव हो। तो यार 63040 63040। अब असल इसी 3,20,000 का 30% वो में कब मिल रहा है, मई में। 3,20,000 का 30% कब मिल रहा है, मई में, विदाउट डिस्काउंट 96,000। और बाकी जो अमाउंट है कितनी बची, 50%, वो कब मिल रहा है, जून में। वो कितनी बनेगी, 1,60,000। समझ आ गई बात की। तो डायगोनल जाना है आपने, और डायगोनल के तरीके से ही ये सॉल्व होगा, ठीक है जी। जो अप्रैल के नीचे आपको जगह खाली नजर आ रही है, 1 मंथ आफ्टर सेल, 2 मंथ आफ्टर सेल, उसमें कुछ भी नहीं आना इस सवाल में, वरना आता अगर पीछे सेल दी होती मार्च की, फरवरी की, तो आता। अब मई की बात करते हैं, मई में सेल आपकी है 5,12,000, इसका 20% निकालेंगे, 20% निकाल के उसका 1.5% कितना आता है जी, सर 1536 1536। ये डिस्काउंट आ गया। अब 5,12,000 का 20% जो निकला है उसमें से 1536 माइनस कर देंगे, सर 1,00864 1,00864। अब 5,12,000 का 30% निकाल लें, वो में मिल जाएगा 1 मंथ आफ्टर सेल में, यानी जून में 1,536,600 1,53600। और 5,12,000 का 50% निकालें, वो कब मिलेगा, जुलाई में। लेकिन जुलाई का बना नहीं रहे, मैं लिख लेगा फिर भी कितना आता है, वो बच्चे बनेगा हमारा 256,000। मैं जान के लिख रहा हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए कि कैसे हम इसको डायगोनल लेके चल रहे हैं। अब जून में 2,56,000 का 20%, 2,56,000 का 20% और 1.5 डिस्काउंट निकालें, कितना आता है जी, वो माइनस करेंगे तो आपका आएगा 768 आपका डिस्काउंट आ गया। अब ये 2,56,000 का 20% निकालें, उसमें 768 माइनस कर देंगे, 50432। ये आपकी रिसीट्स में आ जाएगा, जितने पैसे जो आपको रिसीट्स में रिसीव हो रहे हैं वो हम लिख लेंगे। 20% उसने कहा है कि एक्सपेक्टेड टू बी पेड इन द करंट मंथ, 30% ऑफ द रिमेनिंग इन द नेक्स्ट मंथ, और फिर बाकी जो है वो उससे नेक्स्ट मंथ। ये पेज नंबर है आपका 497 1733 का सवाल है कैश बजट का, जो हम सॉल्व कर रहे हैं। टोटल कर लेते हैं जी इसका हम। जी टोटल कितना आ रहा है, यहाँ पर हमारी आ जाएंगे जी अब पेमेंट्स जी, 213,040 213,040। सर 1,96864 1,96864। सर 36403 364,032। अब हम लिख लेंगे कि इसकी पेमेंट्स आ जाएंगे, और पेमेंट्स में सबसे पहले आपके आ जाएंगे परचेजेस। अब जो पीछे वाला रिसीट्स वाला जहां तक कॉलम आपने सॉल्व किया है, उसको फिलहाल आप रोमान घर जाके देखना, उसको भी फिलहाल इग्नोर कर देते हैं, और जो पेमेंट्स का कॉलम है वहां से आप स्टार्ट करें। जो परचेज का कॉलम है वो मैं आपको समझाऊंगा कि आपने किस तरीके से परचेज के कॉलम को सॉल्व करना है। उस पर हम अभी सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको परचेज को निकालेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक नया पॉइंट जो है वो कॉन्सेप्ट में आ रहा है मजीद, वो ये है कि परचेजेस की अगर हवाले से बात करें हसन, तो उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 में, रोहान देखना, कहते हैं जी ऑल परचेजेस आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड 1 मंथ आफ्टर द परचेज आर मेड। यानी हम जिस महीने परचेज करते हैं उससे अगले महीने पे करते हैं। तो अप्रैल में तो पे करेंगे ही नहीं, क्योंकि मार्च में तो खरीदी नहीं है। अप्रैल की मई में पे करेंगे, मई की जून में, बस यही है। लेकिन एक मसला और है, वो क्या है जी, कि परचेजेस निकालनी कैसे हैं। He also wants to maintain inventory at a sufficient
टू कवर 50% ऑफ द नेक्स्ट मंथ सेल्स। इन्वेंट्री आप कितनी रखते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री अगले महीने का 50%, तो आपको अप्रैल मई और जून की परचेजेस निकालनी पड़ेंगी। परचेजेस नहीं दी हुई, आपके पास यूनिट सोल्ड दिए हुए, तो अब आपको उसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी, जो मैं करके आपको दिखाने लगा हूं। अप्रैल मई और जून के लिए, तो देखिए अप्रैल मई और जून के लिए सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यूनिट सोल्ड। यूनिट सोल्ड तीनों में देखें कितने कितने मैं लिखूंगा, 5000, 8000 और 4000। यूनिट सोल्ड इसके कितने हैं जी, 5000, मई के हैं 8000 और जून के हैं 4000। ये मैंने यूनिट सोल्ड लिख दी, ठीक है। अब आपको पता है इसे हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्रीज में ऐड कर देते हैं, वो क्या होगी, अगले महीने की सेल्स का 50% जिक्र किया था मैंने, तो इसकी कितनी आ जाएगी 4000, ये हम ऐड कर देंगे। तो आपके पास इसकी जो इन्वेंट्री है वो कितनी आ जाएगी 9000। इसकी ओपनिंग कितनी है 0, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री तो है ही नहीं, क्योंकि पिछले साल कोई भी इन्वेंट्री मौजूद नहीं थी, ओपनिंग इन्वेंट्री बेसिकली थी ही नहीं। इसके हिसाब से तो आपके पास परचेजेस निकल आएंगी यूनिट्स के अंदर, जिसकी परचेजेस निकल रही हैं वो कितनी आ जाएंगी बेटा 9000, सही है ना। दूसरे की निकालते हैं, 8000 आपकी यूनिट सोल्ड है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी, अगले सेल्स का आधा यानी 2000। टोटली ये आपका कितना आ जाएगा 10000, जो पिछले साल की 10000 जो पिछले साल की क्लोजिंग है इसकी क्या बन जाएगी ओपनिंग, तो परचेजेस कितनी आ जाएंगी 6000। उसके बाद जुलाई की सेल्स का बताएं, जुलाई की सेल्स कितनी है देखनी पड़ेगी हमें। जुलाई की सेल्स है 3000, तो 3000 का हाफ इसकी बन जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो बनेगी 1500, ये आपका आ जाएगा 5500। ओपनिंग माइनस कर देंगे जो कि है 2000, तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी 3500। ये परचेजेस के यूनिट्स हैं, आपको इसको प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो परचेजेस की अमाउंट आएगी। और प्राइस पर यूनिट कितनी है कॉस्ट 40, दी भी उसने क्वेश्चन में कि आपके एक यूनिट की कॉस्ट जो है वो 40 है, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास परचेजेस की अमाउंट आ जाएगी, जो परचेज आप खरीद रहे हैं। और जब पे आप कब कर रहे हैं, अगले महीने पे कर रहे हैं। पहले की तो आप कितनी आ जाएंगी जी 3,60,000 मेरा ख्याल है। दूसरे की आपकी आ जाएंगी 2,40,000। तीसरे की आपकी कितनी आ जाएंगी जी 1,40,000। ये परचेज हमने निकालनी। अब 3,60,000 की परचेजेस भी हम कब पे कर रहे हैं, वो हम पे कर रहे हैं मई में, इधर आ जाएंगे। और 2,40,000 की जो परचेज हम पे कर रहे हैं वो हम कब पे कर रहे हैं, जून में। और बाकी हम पे कर रहे हैं मई की जून, अप्रैल की मई में, मई की जून में और जून की जुलाई में। लेकिन जुलाई का मैंने बनाना नहीं बना, बनाता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है मुझे। ये मैंने इसको सॉल्व किया इस तरीके से। तो ये इसमें मुश्किल पॉइंट था कि आपको परचेजेस पहले फाइंड करनी पड़नी थी और फिर आपको इसको सॉल्व करना था। ये पॉइंट थोड़ा सा इसमें मजीद जो है वो थोड़ा टेक्निकल बनाया गया था। और इस तरह का सवाल अगला भी है, लेकिन उसमें जो पॉइंट है इशफाक, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स के वाले से, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स के वाले से मतलब मेरा कहने का है कि जितनी भी मैंने वर्किंग की है अभी, ये अमाउंट के अंदर है, यानी पहले से अमाउंट के अंदर है। यानी यूनिट सोल्ड नहीं दिए हुए, कॉस्ट ऑफ सेल्स आप निकालोगे, उसमें ऐड क्लोजिंग अमाउंट लेस ओपनिंग अमाउंट, तो फिर कॉस्ट परचेज आएंगी आपके पास जो आपने लिखी है। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे आप, सेल्स की अमाउंट दी होगी आपको, उस पर मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करके प्रॉफिट निकालेंगे तो कॉस्ट आएगी आपकी, फिर रिवर्स जाएंगे। ये सवाल में पॉइंट है, जो मैंने किया है यही करना है, लेकिन वो यूनिट्स में नहीं है, वो डायरेक्टली अमाउंट सारा कुछ उस सवाल 1732 है। आगे देखते हैं जी हम। परचेजेस के बाद इक्विपमेंट आपने यार परचेज किया था बाय चेक अप्रैल में, तो इक्विपमेंट को हम पेमेंट कर देते हैं। इक्विपमेंट की 48,000 उसने लिखा हुआ है कि आपने बाय चेक इक्विपमेंट की पेमेंट की है, तो वो हम लिख देते हैं 48,000 पेमेंट हो जाएगी आपकी। इक्विपमेंट आप इतना पे कर रहे हैं। इक्विपमेंट के बाद परचेज आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड 1 मंथ, वो तो हो गया, सेल्स भी हो गया, 48,000 भी हो गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जी, वो पे करने हैं।
तो लिख लेते हैं जी इधर हम। वो कितने आएंगे बेटा, और करें जरा। 43,000, 43,000 हर साल के 43,000 है, लेकिन उसमें डेप्रिसिएशन शामिल है, तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 800 की, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके आएंगे 42,200। अगले भी यही आ जाएंगे 42,200, और लास्ट में भी यही आ जाएंगे 42,200। ठीक है जी बात। डेप्रिसिएशन तो आनी नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो नॉन कैश एक्सपेंस है, वो इसके अंदर शामिल नहीं होगा। पेमेंट्स का टोटल कर लेंगे अब, वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो अमाउंट आती है उसे हम कहते हैं नेट कैश। नेट कैश में हम ऐड क्या कर देते हैं, कैश एट द स्टार्ट, जो कि पहले साल में तो नहीं होगा, तो आपके पास आती है कैश एट द एंड। डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन मैंने पहले निकाली कि एक महीने की डेप्रिसिएशन आती कितनी है। देखो आपकी जो इक्विपमेंट है वो कितने का, 48,000 का, और यूज हो रहा है 60 मंथ्स। 60 मंथ्स का मतलब 5 साल, लेकिन आपने मंथली डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो 60 से डिवाइड करेंगे आप, तो आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी महीने की 800। वो कह रहा है 800 की डेप्रिसिएशन जो है वो मंथली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल है, तो आपको मंथली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से 800 माइनस करना पड़ेगा, तो आपके मंथली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन कैश आ जाएंगे 42,200, जो कि हर साल एक ही रहेंगे, और आपको कैश पेमेंट करनी है, वो माइनस करनी है, वो पेमेंट्स में रिकॉर्ड करें। जी भाई जी, तो पेमेंट्स का टोटल बताएं जी, क्या आ रहा है जी। सर 90,200, पहले का आ रहा है जी 90,100, आगे जी 402,200 और 282. नेट कैश बता देते हैं कितना है जी। सर नेट कैश नेगेटिव आ रहा है और पॉजिटिव आ रहा है, सॉरी। नेट कैश ओके सर 240,200, उसमें कैश एट द बिगिनिंग कितना है बेटा, 0, तो आपका कैश एट द एंड भी कितना आ जाएगा, 240,200। ये 00 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि रोहान हमारा बिजनेस अभी नया शुरू हो रहा है, इसलिए पिछले महीनों से कोई चीज आगे नहीं आ रही। अब यही जो 240,200 है, ये अगले का बन जाएगा कैश एट द स्टार्ट, और उसका नेट कैश कितना आ रहा है जी, 196 में से 40 नेगेटिव आएगा मेरा ख्याल है, सर 205,336 नेगेटिव 205,336। ये नेगेटिव में पॉजिटिव आप ऐड करेंगे तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, आपका कैश एट द एंड विद स्मॉल अमाउंट 34864, ये बन जाएगा जी कैश एट द एंड 34864, और नेट कैश देखते हैं कितना आएगा, पॉजिटिव ही आ रहा है सर 81832, 81832, उसमें ऐड कर लेंगे हम 34864, 116696, 116696, ये आपका कैश एट द एंड। यू जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, आपका कैश जो है वो इंप्रूव ही हो रहा है हर साल, क्योंकि पहले में जो था वो पहले में नेगेटिव है ना, अच्छा पॉजिटिव, पहले में पॉजिटिव था 2,40,200 का, फिर नेगेटिव हो गया और कैश कम हो गया 34864, और फिर दोबारा पॉजिटिव में जाना शुरू हो गया, बीच में स्लम्प पे हमारा आया है। अब उसने कहा है कि आपने सिर्फ कैश बजट नहीं बनाना, इसको लिख लें, आपने इसकी इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है। तो अब हम इनकम स्टेटमेंट की तरफ चलेंगे कि इनकम स्टेटमेंट जो है वो हम किस तरह से बनाते हैं, किस तरह बनाएंगे वो देखते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट बनाना जो है वो कदरे आसान है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में जो चीजें आप ऑलरेडी यूज कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, उन्हीं की मदद से इनकम स्टेटमेंट जो हमारी जो है वो बन जाती है। वो कोई इतना टफ क्राइटेरिया उसका नहीं है, किसका, इनकम स्टेटमेंट का। तो वो हम जो है वो बना लेते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बनाना, इसको पहले लिख लिया, लिख लिया तो बता दें।
और फिर हम इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? जी तो आगे चलते हैं जी हम। हमने बनानी है जी अब इनकम स्टेटमेंट। हम बनाते हैं जी कि इनकम स्टेटमेंट हमारी जो है वो कैसे बनेगी। फॉर द पीरियड एंडेड स्टार्ट आपको पता है हम किससे करते हैं, जारी बात है सेल से स्टार्ट करेंगे। उसमें से हम लिस्ट कर देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपको पता है आपकी आती है ओपनिंग इन्वेंट्री, एड परचेजेस और लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री हम लिखते हैं। सबसे पहले हम ओपनिंग इन्वेंट्री लिखूंगा, लेकिन ओपनिंग इन्वेंट्री तो होगी नहीं। क्यों बोला? क्योंकि बिजनेस नया शुरू हो रहा है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी नहीं है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं हो सकती क्योंकि पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री कोई नहीं थी। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो भी हो सकता है क्वेश्चन में ना गिवन हो, लेकिन वो हम बाद में लिखेंगे। हाँ वो तो सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं हम, सवाल पे वापस चलते हैं हम। सेल्स हमें कितनी दी हुई है बेटा? सेल्स आपने वही उठानी है जो असल में सेल्स है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट जो बनती है ना वो एक्रूअल बेसिस बनती है, वो उस बेसिस पे नहीं बनती जिस हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। जिस महीने की सेल्स है उस महीने ही रिकॉर्ड करेंगे, चाहे क्रेडिट पे हो चाहे कैश पे हो, चाहे पैसे मिले हो या ना मिले हो। तो लिखी भी है अप्रैल की सेल्स भी 3,20,000, मई की सेल्स 5,12,000 और जून की सेल्स 2,56,000। इनको आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास सेल्स आ जाएगी। इसकी अमाउंट जरा मुझे बता दें दोबारा कितनी कितनी है? 3,20,000 प्लस 12,000 और प्लस 2,56,000। ठीक है जी, टोटल कितनी आ जाएगी जी? 10,88,000। ओपनिंग इन्वेंट्री आनी नहीं, आप परचेजेस की बात करें। परचेजेस भी बेटा हमने वही उठानी है जो कि हमें क्वेश्चन में हमने दी हुई है। क्वेश्चन में जो हमने निकाली हुई है 3,60,000 अप्रैल की, मई की और जून की। अब एक बच्चे ने मुझे सवाल कर लिया सॉल्व करते हुए, उसने कहा सर आपने जून का तो एम ही निकाल लिया था, क्योंकि जून जो है जून का तो हम जुलाई में पे करना था। तो भाई जुलाई में पे करना था, कैश बजट में जून का यूज नहीं होनी परचेजेस, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में यूज होनी थी, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में अप्रैल मई और जून की वही परचेज आएंगी जो एक्चुअली है, पे कब कर रहे हैं उससे ताल्लुक नहीं है। अप्रैल की कितनी है? 3,60,000, 2,40 और 1,40। मैं लिख के दिखाऊंगा, शो करना है आपने। 3,60,000, 2,40,000 प्लस 1,40,000 जी कितनी आती है जी? 7,40,000। इसको जरा हम आगे थोड़ा क्लिक कर देते हैं, कॉलम जो है वो सही रहे जी। अब लेस कर देते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे उठाएंगे आप देखें, हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए किसकी है? जून की। तो जून की क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो कौन सी होगी? ये दी हुई 1,500 यूनिट से। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 40 से, तो आपकी अमाउंट आ जाएगी। ये 1,500 क्लोजिंग इन्वेंट्री तो है ना, इतनी यूनिट्स हम क्लोजिंग में रखते हैं जून के एंड पे। जुलाई की सेल्स का 50%, लेकिन 1,500 यूनिट्स में है। आपको किस में लिखनी है? अमाउंट में। तो हम लिखेंगे जी 1,500 मल्टीप्लाइड बाय 40, अमाउंट कितनी आ जाएगी जी? 60,000। ये माइनस कर देंगे हम, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी 6,80,000 और जीपी आ जाएगा जी आपके पास 408,000। दैट इज गोइंग टू बी माय ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, इसके अंदर मैं ऐड करता हूं डिस्काउंट रिसीव, लेकिन इस क्वेश्चन में डिस्काउंट रिसीव था ही नहीं, इसलिए मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। लेकिन इस क्वेश्चन में डिस्काउंट अलाउड था। डिस्काउंट अलाउड जो है वो आपका आना है, वो आपको रिकॉर्ड करना है। लेकिन माशाल्लाह हम डिस्काउंट अलाउड पहले ही कैलकुलेट कर चुके, हमें पता था कि हमें आगे लिखना पड़ेगा। तो हम आगे कैलकुलेट, जब कैलकुलेशन कर रहे थे सेल्स की, हमने डिस्काउंट अलाउड तीनों महीनों का लिख लिया था। तो कितना है? 960, 1536 और 768।
960 प्लस 1536 प्लस 768, 3264. ये आपका आ जाएगा जी 3264। 3264 आपने लिख दिया जी डिस्काउंट अलाउड। उसके बाद आपके आ जाएंगे जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये भी जिस साल के हैं उस साल ही रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे ख्याल में, है ना? उस साल के आ जाएंगे आपके। और ये क्या है 40 कितने हैं 40 43,000 including depreciation. हाँ जी, तो ठीक है, डेप्रिसिएशन भी चले जाएगी मल्टीप्लाइड बाय 4 3 जी 129. 129,000। डेप्रिसिएशन होती तो वो भी साथ आ जाती ना, मैंने 2400 अलग लिख दूंगा, लिख सकते हैं आप। $2,400 अलग कर दें तो आपकी डेप्रिसिएशन जो है वो अलग हो जाएगी। इसके अलावा देखें कुछ दिया मैं नहीं. हाँ, मेरे हिसाब से तो नहीं है, बस टोटल कर लें इसका। माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो आ जाएगा। टोटल कितना आता है जी? So 132264. 2264 736. जी 275736 ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई है, इसमें आपने सेल्स लिखी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस की है, और एक्सपेंसेस में डिस्काउंट अलाउड आया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आए हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मैं 42,200 इंटू 3 भी कर सकता था, और 800 इंटू 3 करके 2400 डेप्रिसिएशन अलग लिख सकता था, वो भी आप कर सकते थे, लेकिन उससे भी आंसर यही आना था। तो कंपनी के अंदर वैसे भी आप इकट्ठा भी डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, कंबाइन भी कर सकते हैं उसको आप सॉल्व इस तरीके से। ठीक है जी, समझ आ गई है? कभी लिख रहे हैं, लिख लिया? ओके, वेरी मच।